सारे सहयोगी हम लोग गए हैं पूरे विश्वास के साथ। देखिए, अगर आज की तारीख में अगर उत्साह है तो सिर्फ एक एनडीए के कैडर में ही है ना। दो बार किसी की बेटी चुनाव हार जाती है एक कार्यकर्ता के सामने, ऐसे में वो हैवीवेट सरनेम काम नहीं करता है। पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं मैं पाटलिपुत्रा की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बड़ी बहन आदरणीय मीसा दी की ही मैं बात कर रहा हूँ। अरुण भारती जी अभी फ्रेम में ही हैं, आप लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है? जमुई से अब तो चुनाव हो गया, इसलिए भाई मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आलोक भाई, परिवारवाद मैं मानता हूँ दलितों का, वंचितों का, शोषितों का अपमान करना राजद का कल्चर रहा है। ऐसे में लोगों को डरा कर ही 90 के दशक से इन्होंने सिर्फ लोगों को डरा कर वोट लेने का काम किया। तो आपको लगता है कि महिलाओं का धन ये छीन लेंगे जो घर में उन्होंने जमा? भाई महिलाओं का धन ही नहीं, उनका मंगलसूत्र, उनके जेवर ही नहीं, बल्कि ये गरीब आदमी जो थोड़ी बहुत भी कमाई अपने पास रखता है वो तक छीन ली जाएगी। आज बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसके जिम्मेदार इन लोगों का वो जंगल राज नहीं है जो 15 साल तक ये लोग सत्ता में रहे, जिनकी वजह से, और वही कल्चर तो दिखाई दे रहा है ना। उस वक्त भी माँ बहन बेटियों को गाली देते थे, आज भी दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीवी देख रहे हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग जी, फर्स्ट फेज़ की वोटिंग खत्म हो चुकी है, सेकंड फेज़ की वोटिंग अब होने वाली है, प्रचार तो कब तक खत्म हो चुका है, क्या लगता है क्या माहौल है अब तक? भाई माहौल बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, और क्योंकि ज़मीन पर हैं और पहले चरण में हम लोग की भी एक लोकसभा जमुई की रही और एनडीए के तमाम प्रत्याशियों के लिए भी हम लोगों ने प्रचार किया है, और इस चरण में भी हम लोग अधिकांश सीटों पर सारे सहयोगी हम लोग गए हैं पूरे विश्वास के साथ। देखिए, अगर आज की तारीख में अगर उत्साह है तो सिर्फ एक एनडीए के कैडर में ही है ना। पहले चरण में तो कांग्रेस का कोई नेता, राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर का चारों सीटों में कहीं प्रचार के लिए नहीं गया, वामदल के नेता नहीं गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के नाम पर आज डबल इंजन की सरकार है, उसके नाम पर तो जो उत्साह है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के वोटर्स में है। और मैं मानता हूँ कि कम से कम पिछली बार से बड़ा मत प्रतिशत हम लोग का दूसरे चरण में होगा। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी हम लोग का उठेगा और 40 की 40 सीटें हम लोग मानकर चल रहे हैं जीतेंगे। क्योंकि आप देखिए, आप भी पासवान समाज से, इसलिए हम बोल रहे हैं, पिछड़ों की, बैकवर्ड्स की बात हो रही है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, संविधान पर खतरा है। अच्छा, मुझे तो आप भी उनको साथ दे रहे हैं? अच्छा, मुझे बताइए, संविधान मेरे प्रधानमंत्री पहली बात तो क्यों बदलेंगे? जिस संविधान के आधार पर देश को चलाने की मेरे प्रधानमंत्री ने शपथ ली, एक चीज़। दूसरा, जिस संविधान की वजह से वो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, जिस संविधान की वजह से आज देश के वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे में संविधान को बदलने का जो एक हवा बनाया जाता है, यही हवा 2015 का भी आपको याद होगा, आरक्षण को लेकर ये बनाया गया था कि भाई आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज 10 साल हो गए आलोक भाई, सुनिए तो, आज 10 साल हो गए, क्या हो गया? आरक्षण पर आंच तक नहीं आई। और भाई हम जैसे पहरेदार मौजूद हैं ना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों को इस तरीके से जाया तो नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री खुद खुले मन से इस बात का विश्वास, वादा करते हैं, मोदी की इस गारंटी पे देश को क्या, अब दुनिया को भरोसा है। ऐसे में जिस सरकार के साथ चिराग पासवान, आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों को इस तरीके से जाए तो हम लोग भी नहीं जाने देंगे। और जो लोग संविधान और आरक्षण की दुहाई देते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपातकाल लगाकर सही मायनों में देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। नहीं, आज तो आरजेडी के लोग भी कहते थे कि अगर इस बार चुनाव में वो जीत गए, यानी कि आप लोग जीत गए, तो अगली बार 29 में चुनाव होगा ही नहीं। किस तरीके की बातें करते हैं? इस तरीके की बातें करके डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का अपमान करते हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का अपमान करना राजद का कल्चर रहा है। ऐसे में लोगों को डरा कर ही 90 के दशक से इन्होंने सिर्फ लोगों को डरा कर वोट लेने का काम किया। 90 के दशक में गुंडा राज से डराने का काम किया, लाठी में तेल पिला पिला कर लोगों को डराने का काम किया। 2015 के बाद से आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये डराने का काम किया, और अब एक नया शगुफा लेकर आए हैं, संविधान समाप्त हो जाएगा। ये तमाम बातें जब ये लोग करते हैं ना, ये लोग लोकतंत्र के मूल संरचना पर, मूल ढांचे पर, जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। हर वो व्यक्ति जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर विश्वास रखता है, आस्था रखता है,
वो मानता है कि उनका संविधान इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हटा सकती। और मैं पुनः इस बात को विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब तक हम लोग मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत संविधान को हटाना तो बहुत दूर की बात है, बदल तक नहीं सकती। उदाहरण, अनुसूचित जाति जनजाति, आप उस दिन चुप नहीं बैठेंगे भाई क्या 2019 में जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जब इसी तरीके से उसको डाइल्यूट करने की बात आई थी, क्या मजबूती से मेरे नेता मैं उस वक्त खड़े नहीं हुए थे? तो ऐसे में और संभव ही नहीं है ना भाई ये सारी चीज़ें। जो लोग ये बोलते हैं, अब वो ये पढ़ाई लिखाई का अभाव है, नहीं जानते हैं कि भाई ये सब चीज़ें नहीं संभव है, अब लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। एक सवाल ये है, अरुण भारती जी अभी फ्रेम में ही हैं, आप लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है? जमुई से अब तो चुनाव हो गया, इसलिए भाई मैं दोहरा देता हूँ आलोक भाई, परिवारवाद मैं मानता हूँ कि अगर आप में सामर्थ्य है, आप पब्लिक के डोमेन में हैं, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप आगे बढ़ेंगे। बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य मौका देगा, बट जीतने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी होगी। अगर अरुण भारती जी में वो काबिलियत होगी, जमुई की जनता इनको सराखों पर बैठाएगी। पर अगर नहीं होगी तो उदाहरण हम लोग के सामने है, दो बार किसी की बेटी चुनाव हार जाती है कार्यकर्ता के सामने। ऐसे में वो हैवीवेट सरनेम काम नहीं करता है। पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं? मैं पाटलिपुत्रा की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बड़ी बहन आदरणीय मीसा दी की ही मैं बात कर रहा हूँ कि इनके सामने चुनाव हारती हैं, वही कार्यकर्ता के सामने। जब तक राजद में रहे आदरणीय रामकृपाल यादव जी एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहे, बीजेपी में भी एक कार्यकर्ता की भूमिका से ही वो काम कर रहे हैं। जब वो उनके सामने चुनाव हार जाती हैं और तीसरी बार फिर उन्हें टिकट दे दिया जाता है, ये परिवारवाद। आपको लगता है कि रामकृपाल जी फिर जीतेंगे? 100%। मतलब ये वो बात है जिसमें कहीं मुझे 1% का कहीं कोई संदेह नहीं। और देखिएगा हर बार से बड़े मार्जिन से इस बार रामकृपाल जी जीतेंगे। एक सवाल है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं देश में, अब ये एक बड़ा मुद्दा हो गया, इस पर तो आपको जवाब देना ही होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो एजेंडा लाया, जो घोषणा पत्र लाया है, औरतों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, संपत्ति घर से निकाल कर। क्योंकि देखिए, आपको गांव की जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो महिलाएं अशिक्षित हैं शिक्षित हैं, दोनों आपको देख रही होंगी, घर में महिलाओं का धन होता है जो गुप्त धन कहते हैं, जिसे वो आपदा के लिए बचा कर रखती हैं। क्या उस धन को निकाल कर और बांट देंगे उन लोगों में जो घुसपैठिए हैं, जो खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं? भाई देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नहीं, और गलत क्या कह रहे हैं। अगर जो श्रृंखला बनी है बयानों की, अगर आप उसको देखें, और मैं अभी से ही नहीं, मैं उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब यूपीए की सरकार थी, और उस वक्त के प्रधानमंत्री का अगर आप बयान देखें, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जायदाद संपत्ति छीन कर समाज के सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला वो एक बयान था कि समाज के उस वर्ग के लोगों को दे देना चाहिए जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए बांटने में। ये बयान उस वक्त के प्रधानमंत्री का ही था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ये बयान था। उसके बाद इनका ये मैनिफेस्टो आता है। इस मैनिफेस्टो में इस तरफ इशारा किया जाता है, बट इस मैनिफेस्टो को डिकोड किसने किया? इन्हीं के पार्टी के नेता जो ओवरसीज़ में इनकी पार्टी का काम देखते हैं, सैम पित्रोदा, उनके द्वारा इसको पूरी तरीके से डिकोड किया गया। और जिस तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर उन्होंने विवाद शुरू किया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। मतलब आपको लगता है कि महिलाओं का धन ये छीन लेंगे जो घर में उन्होंने जमा? भाई महिलाओं का धन ही नहीं, उनका मंगलसूत्र, उनके जेवर ही नहीं, बल्कि ये गरीब आदमी जो थोड़ी बहुत भी कमाई अपने पास रखता है वो तक छीन ली जाएगी। भाई ये किसानों का प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है हम लोग का। किसान बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके अपनी छोटी मोटी ज़मीन इकट्ठा करता है, इस सोच के साथ कि कल को जब मैं नहीं रहूँगा, मेरी बेटी की शादी के काम, मेरे बच्चों के काम ये ज़मीन आएगी। जैसे ही वो किसान जाएगा, तुरंत आपकी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा, 55% का हिस्सा आपकी ज़मीन का छीन लिया जाएगा, सरकार ले लेगी। ये सोच है कांग्रेस की। तो सोचिए उस गरीब किसान का, उस गरीब मजदूर का, जो थोड़ी ही संपत्ति पर अर्जित करके रखता है अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए। कांग्रेस की ये सोच, जिसका मजबूती से समर्थन राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, इन लोगों की सोच है इनहेरिटेंस टैक्स को लाने की। इन लोगों की सोच है कि गरीबों की जितनी भी संपत्ति है, अभी तो सिर्फ जेवर मंगलसूत्र की नहीं भाई, अब तो जो थोड़ी बहुत कमाई इन लोगों ने बचा के रखी है वो भी छीन के सरकार रखी है। आरजेडी एक और रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि घर के जेवरात छीन लेंगे। भाई ये वही लोग हैं ना जिनकी 15 साल सरकार थी, किस सरकार में पलायन हुआ? आज अगर मेरे बिहारी युवाओं को अगर बिहार छोड़कर जाना पड़ा, किसकी वजह से? आज बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसके जिम्मेदार इन लोगों का वो जंगल राज नहीं है,
जो 15 साल तक ये लोग सत्ता में रहे, जिनकी वजह से, और वही कल्चर तो दिखाई दे रहा है ना। उस वक्त भी माँ बहन बेटियों को गाली देते थे, आज भी दे रहे हैं। उस वक्त भी माँ बहन बेटियों का घर से निकलना दुश्वार था, आज भी परिस्थिति वैसी है। वही गुंडई, वही हुड़दंग और उसी तरीके के अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जंगल राज की आहट तो सुनाई देने लग गई है। इनका यही घमंड, यही अहंकार इनको ले डूबे। एक अंतिम सवाल है, नीतीश कुमार के जो आज 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आज कल में जो सेकंड फेज में हो जाएगी, 5 सीट पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार है, जेडीयू के उम्मीदवार है। अब चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं? 5 सीटों पर जेडीयू की जीत होगी? तो भाई मैं तो गया ही हूँ इन सीटों पर आपने प्रचार भी किया है? मैंने प्रचार किया और इसमें कई मेरे भाइयों की सीटें हैं भाई। अगर आप पूर्णिया वगैरह की आप सीट देखेंगे, मेरे भाई संतोष कुशवाहा जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार हम लोग संसद में एक साथ गए थे 2014 में, 19 में भी हम लोग साथ में गए और इस बार तीसरी बार भी हम लोग साथ में जाएंगे। तो जितनी भी सीटों पर, 5 सीटों पर जहाँ पर मतदान हो रहा है, और मैंने खुल के उन सीटों पर मैंने प्रचार किया है। और मैं मानता ही नहीं, मैं विश्वास रखता हूँ कि जब 26 तारीख को कल जब मतदान होगा तो भारी मार्जिन के साथ, बड़े मार्जिन के साथ 5 प्रत्याशियों की जीत, एनडीए के 5 प्रत्याशियों की जीत। एक अंतिम सवाल है, आपके खिलाफ कुछ लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, वो हाजीपुर में और सब जगह पूरे बिहार में एक माहौल बना रहे हैं कि पासवान, चिराग पासवान को वोट क्यों दें। किसी पासवान को उन्होंने दर्जा तो दिया नहीं, चाहे शांभवी चौधरी का एग्जाम्पल है, राजेश वर्मा का एग्जाम्पल है, सबका नाम लेकर कह रहे हैं जो आपसे अब छिटक गए, जो आपके साथ थे अब छिटक गए, वो कह रहे हैं कि पासवान उनको क्यों दें। पासवान को तो उन्होंने धोखा दिया। भाई ये इस तरीके की बातें ना, ये लोग मेरे नेता के ज़माने से करते आए हैं, मेरे पिता के वक्त से करते आए हैं। रामविलास जी को भी तंग किया है? तो नहीं किया, उदाहरण आप लोग के सामने ही है। 2009 भी देखा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने करने की बात की। हकीकत है आज की तारीख में ना सिर्फ पासवान बल्कि पूरा अनुसूचित जाति आज की तारीख में इस बात को समझती है कि किस तरीके से बांटने की राजनीति के तहत सबको हाशिए पर रखा गया। आज पूरा अनुसूचित समाज, और मैंने बार बार कहा है, मैं जात पात धर्म मज़हब की मैं राजनीति में मैं नहीं मानता, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विज़न के साथ मैं चल रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी इस बात की है कि जो मेरा MY समीकरण है, वो मुसलमानों का हो, वो यादवों का हो, जो राजद रखती है, उससे इतर मेरा अपना MY समीकरण है जो महिलाओं का है, युवाओं का है। मैं उस समीकरण के आधार पर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी 5 सीटों पर आप देखेंगे, जाति से उठकर अगर आप देखेंगे तो 4 युवा, पढ़े लिखे युवा दिखेंगे, 2 महिलाएं आपको उसमें दिखेंगी। ये वो बड़ा वर्ग है जिसको हमेशा जाति, जमात, सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा गया है, और ये वही मानसिकता वाले मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। 4 जून को जब EVM की मशीनें खुलेंगी और जब परिणाम सामने आएंगे, सबको जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। जीत की पार्टी होगी? होगी, ज़रूर होगी। 4 जून को ना सिर्फ बिहार की 40 की 40 बल्कि 400 प्लस एक बड़ी जीत के साथ केंद्र में सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया। चिराग पासवान हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा आपने सुना है इस पूरे इंटरव्यू में, कैसे अपने विरोधियों को जवाब दिया है, और कई सारे उम्मीदवारों के बारे में जब सवाल पूछा गया, पासवान चिराग पासवान से नाराज़ हैं ये कहा जा रहा है उनके विरोधी, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।